बॉलीवुड में सफलता के 27 साल गुजारने के बाद अमिताभ बच्चन बैंक करप्ट हो चुके थे। उनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, यहाँ तक कि वो अपने नौकरों की सैलरी भी नहीं दे सकते थे। मानना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन यही सच है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीतू और मेरा नाम है जितेंद्र माथुर। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल के बारे में। कैसे ये कंपनी खुलते ही ग्रॉस प्रॉफिट में आ गई और उसके बाद कुछ गलत फैसलों की वजह से ये कंपनी इस कदर डूबी कि अमिताभ बच्चन के पास उनके कर्मचारियों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, यहां तक कि उन्होंने अपना बंगला भी गिरवी रख दिया। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एबीसीएल के बारे में बताने से पहले हम कुछ आपको अमित जी के बारे में बता देते हैं। अमित जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी के यहाँ प्रयागराज में हुआ था। शुरुआती दिनों में यह दिल्ली में रेडियो में काम किया करते थे, लेकिन इनकी भारी भरकम आवाज की वजह से इन्हें वहां से निकाल दिया गया। फिर इन्होंने रुख किया बॉलीवुड की तरफ। 1969 में इन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था वुमन सॉन्ग। इन्होंने उसमें एक्टिंग तो नहीं की थी, लेकिन एक वॉइस नैरेटर के रूप में जरूर काम किया था। इसके बाद उसी वर्ष इन्हें एक दूसरी फिल्म मिली सात हिंदुस्तानी, जो एक मल्टी स्टार मूवी थी। इस मूवी में उन्हें अपना एक्टिंग दिखाने का मौका भी मिला, लेकिन फिर भी यह उस फिल्म से कुछ खास नाम नहीं कमा पाए, ना ही इनका बॉलीवुड में कोई नाम हुआ। इसके बाद 1971 में इनके हिस्से में वो फिल्म आई जिससे इनका नाम तो हुआ ही, साथ ही लोग इनकी एक्टिंग के कायल भी हो गई। फिल्म का नाम था जंजीर। इस फिल्म के बाद इन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। लेकिन बॉलीवुड में एक कहावत मशहूर है कि जब तक आपकी ऑडियंस वैल्यू है तब तक निर्माता आपको सिर माथे चढ़ाते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी ये वैल्यू खत्म हो जाती है वो आपको झटक कर फेंक देते हैं। यही सब कुछ सोचते हुए बॉलीवुड में 26 से 27 साल गुजारने के बाद अमित जी ने अपने इनकम सोर्स बढ़ाने की सोची और इसी के चलते उन्होंने अपनी होम प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एबीसीएल की स्थापना की। ये वर्ष था 1995 का। मूलतः इस कंपनी की स्थापना टीवी सीरियल बनाने और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए की गई थी। पहले ही साल में कंपनी ने देख भाई देख जैसे बेहतरीन सीरियल और बॉम्बे जैसी हिट फिल्म को देकर 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा लिया था। अब कंपनी चाहती थी कुछ बड़ा करना। इसी सोच के चलते कंपनी ने मिस वर्ल्ड पेजेंट को इंडिया लाने और इवेंट कराने की सोची, लेकिन किन्हीं कारणवश यह इवेंट इंडिया में न होकर आउट ऑफ इंडिया किया गया, जिसकी वजह से इस पर काफी खर्चा हो गया। साथ ही ना तो कंपनी को स्पॉन्सर मिले और ना ही ऑडियंस, जिसकी वजह से प्रोग्राम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। यहां तक भी कहा जाता है कि मिस वर्ल्ड पेजेंट का बकाया राशि जो थी वो भी एबीसीएल देने में नाकाम रहा था। इस घाटे को रिकवर करने के लिए एबीसीएल ने एक योजना बनाई कि वह कुछ फिल्मों में पैसे लगाकर पैसे कमाएगा, जिसके चलते उन्होंने 1996 में तेरे मेरे सपने फिल्म बनाई। इस फिल्म में अरशद वारसी जो है कोरियोग्राफर से एक्टिंग में अपना हाथ आजमान में आ रहे थे। साथ ही इस फिल्म में चंद्रचूड़ थे। इस फिल्म का गाना आंख मारे ये लड़की आंख मारे खासा चर्चित भी हुआ था, लेकिन ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद उन्होंने फिल्म जूही चावला को लेकर एक बनाई जिसका नाम था सात रंग के सपने, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद एबीसीएल के सपने जैसे टूटने से लगे थे। वह अपने आप को असहाय समझने लगा था। कोई भी उस कंपनी के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। उस समय के बड़े एक्टर कहे जाएं सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, जो एक एक्शन मूवी बनाते थे, कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाह रहा था। कोई भी उनके साथ काम करने की सोच भी नहीं रहा था। इसी के चलते एबीसीएल की नजर पड़ी अपने ही सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ऊपर। जी हाँ, और कंपनी ने एक एक्शन मूवी बनाने की सोची। ये फिल्म थी मृत्यु दाता। इस फिल्म में दोस्तों उस समय के बड़े बड़े विलन भी थे। एक दिलेर मेहंदी का गाना भी रखा गया था, क्योंकि दिलेर मेहंदी उस समय खासा चर्चित थे। साथ ही भरपूर एक्शन था, लेकिन फिर भी ये फिल्म बुरी तरह से पिटी। इस फिल्म का हाल उन दोनों फिल्मों से भी ज्यादा खराब रहा। अब बॉलीवुड में ये खबर फैल चुकी थी कि अमिताभ बच्चन की कंपनी डूब चुकी है, वो बैंक करप्ट हो चुके हैं। क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्होंने बैंक से कर्ज लिया था, अपने बंगले तक को गिरवी रखा था और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनकी आशाएं जैसे खत्म सी हो गई थी। मानो एक तरह से जिंदगी
वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रही हो। वहीं बॉलीवुड में चारों तरफ यह खबर आग की तरह फैल गई कि बॉलीवुड में अब एक सितारा बुझ चुका है। हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद कुछ हमारे साथ ऐसे हम लोगों ने निर्णय लिया जिससे कि हम घाटे में चले गए और कंपनी जो थी वो बंद होने की नौबत में आ गई। ऐसे में धीरू भाई अंबानी आगे बढ़कर आए और उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझसे ले लो। लेकिन अमिताभ ने अपनी खुददारी की वजह से कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे जो है काम की जरूरत है। 55 साल के हो चुके अमिताभ बच्चन को कोई भी अब लीड रोल देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई फिल्में अब तक फ्लॉप जा रही थी या फिर बिलो एवरेज जा रही थी। यही कारण था कि 55 साल के अमिताभ बच्चन की चिंताएं और बढ़ने लगी थी। उनके ऊपर 1997 के दौर में 100 करोड़ का कर्ज हो गया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। इसके अलावा अपने नौकरों से लेकर के कंपनी में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, बैंक, बहुत सारी 60 से 70 संस्थाओं का उनके ऊपर कर्ज था, जो प्रत्येक दिन कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें आके परेशान भी करता। उन्हें अभिषेक बच्चन को लॉन्च भी करना था। ये बहुत सारी चिंताएं थी जो उन्हें खाए जा रही थी। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। 90 या 100 करोड़ के हमारे ऊपर कर्जा था, और उस ज़माने में देखिए 90-100 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, हमारे जैसे लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए। लेकिन उस समय तो असह्य था एकदम इतना, और 50-60 कम से कम केसेस, और प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी आकर के गाली दे करके जाता था कि हमारा पैसा दो, तुमने लिया है, ये क्या। तो ये बड़ा एक उससे एम्बैरेसिंग तो होता ही था। लेकिन क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और हमने अपना जितना कुछ था काम धाम जो था वो कॉर्पोरेट का और लोगों के ऊपर उनको समर्पित किया हुआ था कि आप किन्हीं वजहों से वो नहीं हो पाया, तो सारा जो उसका ब्लेम था वो सब हमारे ऊपर आ गया। तो उसी समय मैंने सोचा कि इसको हम कंपनी को मरने नहीं देंगे, इसमें मेहनत करेंगे, काम करके हमने एक एक पाई जो है सबका घर जा करके हमने लौटाया, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई जो लकड़ी काटा हो किसी ने हमारे सेट के ऊपर, उसको पर्सनली जा करके हमने पैसा वापस किया। लेकिन वो अपने सूझबूझ भरे फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसी के चलते उन्होंने एक रात यश चोपड़ा से काम मांगने की योजना बनाई। अगली ही सुबह अमित जी यश जी के पास काम मांगने जा पहुंचे, और इस समय यश जी मोहब्बतें फिल्म पर काम कर रहे थे। यश जी ने काफी सोचने के बाद उन्हें इस फिल्म में गुरुकुल के प्रिंसिपल और ऐश्वर्या राय के पिता के रूप में यह रोल दिया। यह मल्टी स्टार मूवी थी। इसके अलावा इस रोल के लिए पहले बूमन ईरानी को लिया गया था, जो उनकी डेब्यू मूवी थी। लेकिन अमिताभ बच्चन के रिक्वेस्ट करने पर उन्हें रिप्लेसमेंट कर अमिताभ बच्चन को रखा गया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने काम किया और अपनी अलग ही एक्टिंग को दिखाया। लोगों को एक नया अमिताभ बच्चन देखने को मिला। यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही और उन्हें एक नई पहचान मिली। उसी समय उनके लिए एक ऑफर आया, और वो ऑफर था केबीसी के लिए। दोस्तों, ये वही दौर था जब कोई भी गोल्डन स्क्रीन का स्टार सिल्वर स्क्रीन पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अमिताभ बच्चन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक भारी राशि चार्ज की और यह केबीसी बहुत बड़ा हिट हुआ। 1995 में स्थापित हुए एबीसीएल से लेकर 3 जुलाई 2000 में प्रसारित हुए केबीसी तक उन्होंने कुछ अच्छे दौर को भी देखा तो बहुत बुरे दौर को भी देखा। अब बॉलीवुड में एक नया अमिताभ बच्चन आ चुका था, जो सुपरस्टार के नाम से जाने जाने लगा था। इसके साथ ही उन्होंने अपने कर्जदारों का कर्ज देना भी शुरू कर दिया था, चाहे वो उनके छोटे मोटे कारपेंटर रहे हों या फिर सरकारी संस्था जैसी बैंक रही हों। उन्होंने सभी का कर्ज देना शुरू कर दिया था और में उन्होंने बहुत सारे सबक जरूर सीखे थे। लेकिन इन भारी संकटों के बीच भी उन्होंने अपनी जो है कंपनी एबीसीएल को कभी बंद करने की या उसे ब्लेम करने की कभी नहीं सोची। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत फैसलों की वजह से इस परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी जो टीम थी, उनके कुछ गलत फैसले या फिर अनुभव ना होने की वजह से वह इस बुरे दौर से गुजरे। लेकिन उन्होंने एबीसीएल को आज तक बंद नहीं किया। लेकिन एक चीज की सीख जरूर ली कि वह अपने बैनर तले कभी भी कोई बड़ी फिल्म नहीं बनाएंगे, या फिर यूं कहिए छोटे बजट की फिल्म बनाकर जो लोगों तक
आसानी से पहुंच जाए और उनकी कंपनी भी रिकवर कर ले पैसा, ऐसी फिल्में ही बनाएंगे। और इसी सोच के चलते उन्होंने कॉरपोरेट से हाथ मिलाकर 2009 में पा जैसी एक अच्छी फिल्म बनाई, जो लोगों के बीच खासा चर्चित भी हुई और इससे उनकी एक्टिंग स्किल भी लोगों को दोबारा से समझ आई। इसके अलावा 10 करोड़ के बजट में उन्होंने फिर से एक फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप भी बनाई और वह भी अच्छी फिल्म साबित हुई। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के ऐसे कौन से बुरे फैसले रहे होंगे जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, या फिर इसके अलावा आप हमें इस कहानी के बारे में अपना व्यू भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सकें।